नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने संवाद का पुनः अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, ये जो कथावाचकों वाला मामला है, इसने तो एक अलग ही रंग ले लिया है। कई नए खुलासे हो रहे हैं इस मामले में। और आप देखिए, एक दिन पहले इटावा में हाईवे पर लोगों ने एक रैली निकाली और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। ये कैसा मामला है सर? अब कि जातीयता का जहर कैसा हमारे राजनेता फैलाना चाहते हैं, उसका जहर ऐसा फैला कि एक तथाकथित समूह जिसमें अधिकांश यादव बिरादरी के हैं और एक यादव रेजिमेंट करके एक समूह बना हुआ जो सड़कों पर आके इकट्ठा हुआ और आगरा और ये मुख्य बाग लखनऊ का था, उसके ऊपर बहुत यातायात अव्यवस्थित किया, जाम लगाए और एक तरीके से जनता को बंधक बनाया और पूरी व्यवस्था चरमरा गई और ध्वस्त हो गई। और लोगों ने जिसके मन में जो आया रहा है बक बक कर रहा है और जातीयता का जहर फैला करके समाज में विघटन पैदा कर रहा है, समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो तथाकथित एक वो दो कौड़ी का जो एजेंडा है पीडीए, ये भारत का समाज अब इस तरीके की सोच, घटिया सोच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन हमारे कुछ छोटी संकीर्णता सोच वाले नेता, जिसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कथा बकते हैं। ये कथा बकते का क्या मतलब है? कथा बड़ी श्रद्धा का विषय है, ये अकना बकना क्या होता है? और हमारे एक और नेता है वहीं जहां का ये मामला है, बकेवर थाना, जिला इटावा, वहां के युवा नेता ने आज 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नाम नहीं ले रहा हूं, समझ गई होंगी कि वहां के कौन है युवा नेता। उन्होंने इस प्रकार की बातें करके ये पीडीए का एक फॉर्मूला और उसके नए प्रकार के चूर्ण का निर्माण करके लोगों में वितरण किया। और इस विषाक्त चूर्ण का परिणाम यह हुआ जो आपने संकेत दिया कि लोग सड़कों पे उतर आए और आगरा लखनऊ हाईवे को जाम किया और लोगों में एक तरीके का भय और आतंक व्याप्त हुआ। बकेवर थाने में जो दादरपुर गांव है, वहां पर भी इन लोगों ने चढ़ाई की और ये तथाकथित यादव रेजिमेंट ये चढ़ बैठा जाकर के और वहां पर पुलिस के ऊपर ही पथराव किया, पुलिस की गाड़ियों के ऊपर आक्रमण किया। और मैं उम्मीद करता था कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल योगी जी महाराज ने बीती रात एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके न केवल इटावा, औरैया, कौशाम्बी, ये 3-4 एसएसपीज को विशेष रूप से सतर्क किया कि आप अपने यहाँ जातीयता का जहर न बढ़ने दें, क्योंकि जो निहित स्वार्थ है, स्वार्थी तत्व हैं, वो एक घटिया राजनीति के चलते ईडीए पीडीए पता नहीं कौन कौन से फॉर्मूले लगा के बेच रहे हैं, चक्कर में है। वास्तविकता यह है कि अगर घटनाक्रम आप गौर से देखें तो सबसे पहले इसको समझिए। बताया जाता है कि मंगलवार की तारीख को एक भागवत की कथा कराई गई थी और ब्राह्मण समाज ने इसको करवाया था। ब्राह्मण समाज ने जिसको करवाया था तो सुबह की कथा जब हो गई तो सायंकाल शायद कुछ शक हुआ तो इन्होंने, इनके जो कथावाचक थे, इनके आधार कार्ड चेक किए तो मालूम पड़ा ये लोग ब्राह्मण नहीं बल्कि यादव थे। कोई बुराई नहीं है, कथावाचक अनुसूचित जाति से लेकर के कोई भी हो सकता है। अनुसूचित, मैं फिर कह रहा हूं, अनुसूचित जाति जनजाति से लेकर ब्राह्मण तक कोई भी हो सकता है। और आपको मालूम होना चाहिए जिस व्यासपीठ पर बैठ करके कथा होती है, महर्षि वेद व्यास क्या थे? ये निषाद माता के पुत्र थे, निषाद माता के पुत्र थे। तो ये जातीयता का जहर ये अपने पास रखें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में, हमारी परंपराओं में जाति भेद या उसको लेकर के ऊंच नीच की कोई धारणा नहीं है। आपने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जो फॉर्मूला पीडीए बनाया है, अगर आप देखें, जय गुरुदेव कौन थे? जिनसे आप इस परिवार के भी बड़े संबंध है, इटावा वाले के, यादव थे। हमारे बाबा रामदेव हरिद्वार वाले, जिनकी इतनी पूरे विश्व प्रतिष्ठा है, क्या है? यादव हैं। बाबा रामपाल, जिनकी किसी सभा में लाखों से कम, 5, 7, 8 लाख, 10 लाख से कम नहीं आते हैं। और हाथरस में तो खैर कांड ही हो गया जिसमें स्टैम्पीड हो गई और बताते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग मर गए। वो क्या है? अनुसूचित जाति के हैं। महंत निरंजन शास्त्री क्या है? उमा भारती क्या है? ये सभी तो बैकवर्ड हैं। तो ये जो बैकवर्ड का फॉर्मूला है, उसको लेके हमारे स्वार्थी तत्व राजनेताओं को एक अवसर मिल गया। तेजस्वी यादव जो 3 में न 13 में इस घटना को लेकर के वो भी अपनी बांसुरी और हारमोनियम बजा रहे हैं। कथा के बारे में आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया, मैंने आपके सामने कह दिया। जातीयता का जहर मुझे कि अगर वहां नियंत्रण नहीं हुआ तो इसका दुष्परिणाम बिहार तक आ सकता है। अरे बिहार को आपने छोड़ा क्या?
आपने कोई कोर कसर छोड़ी है कि बिहार में जातीयता का जहर आपने न फैलाया? कौन सी कोर कसर छोड़ी है आपने? और आपने जो किया सो तो किया। जो इटावा का जो परिवार है उसने कौन सा जो है कोई कमी छोड़ी है जातीयता फैलाने में? युवराज अभी शांत है क्योंकि युवराज ने अभी कोई वक्तव्य इस पे नहीं दिया है, लेकिन मौका पाकर के वो भी ये एक सुर मिला करके कव्वाली में, जैसे होता है कि एक प्रमुख कव्वाल होता है, वो बैठ करके तबले की थाप पर वो लाइन देता है, फिर बाकी लाइन जो पीछे जो कव्वाल ताली बजाने वाले होते हैं वो पीछे ताली बजा बजा करके उसको 4 बार उसको रिपीट करते हैं। तो अभी तो खैर प्रमुख कव्वाल कौन है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ तेजस्वी यादव ने तो शुरुआत की, इटावा वालों ने शुरुआत की। युवराज अभी शांत है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। लेकिन योगी जी महाराज ने जो बिल्कुल भूसा भर दिया। अब पहले घटनाक्रम को हम देखें। मैं इसको केवल एक आपराधिक घटना मानता हूं और प्रत्येक स्तर पर त्रुटियां हुई हैं। नंबर 1, ये अगर कथा करने गए यादव थे तो यादव होकर के इनको अपनी कथा करनी चाहिए थी। कोई स्वांग रच करके और अपनी जात और आधार नाम बदल करके अगर कथा कर रहे हैं वो भी एक अपराध है और धोखे में इसकी श्रेणी में आता है। धोखा दे करके, स्वांग रच करके और अपनी जातीयता बदल करके कोई कथा करना, यह भी एक आपराधिक कृत्य है। दूसरा आपराधिक कृत्य यह होता है जो कथावाचकों ने मेजबान के ऊपर, होस्ट के ऊपर लगाया कि सुबह की कथा जब हो गई तो फिर पकड़ करके बुलाया और पूछा हमारी जात क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारी जात यादव है। आधार पूछा, आधार जब्त कर लिया और फिर ये कहा कि पूरी कथा और जो अगला जो कथावाचक आएगा उसका पूरा खर्चा तुम दोगे, और उनकी, जैसा उन्होंने कहा, सोने की जंजीर छीन लिया। दूसरी चीज, उनका सामान, ढोल मजीरा सब छीन लिया। 25,000 कहा जाकर के मंगवा, तो ड्राइवर को भेज के मंगाने की कोशिश की। ये अपराध नंबर 2 होता है। और तीसरा अपकृत्य हुआ उनका, रेणु तिवारी के साथ इन्होंने, जो मेजबान है, जो महिला थी, उन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। अपराध नंबर 4 कि ये कहा कि मूत्र इनके ऊपर छिड़काव करो तो ये इनका जो है ये इनकी शुद्धि हो जाएगी, जिन्होंने ब्राह्मण बन करके कथावाचन किया। अगर ये किया है, ये अपराध नंबर 4। उसके बाद आता है अपराध नंबर 5 कि इनके बाल मूड़ करके शिखा काट ली। अगर ऐसा किया है, जिसके बताते हैं वीडियो बना है, तो ये 5 अपराध हुए हैं। 5 अपराध अगर हुए हैं तो पांचों को अपराध पंजीकृत करके और 24 घंटे के अंदर इनकी विवेचना हो जाए, गुण दोष के आधार पर की जाए कार्रवाई। अगर किसी ने सोने की जंजीर खींची है, किसी की चुटिया काटी है, बाल काटे हैं जबरदस्ती, मूत्र त्याग करके मूत्र का छिड़काव किया है, ये तमाम अपराध की श्रेणी में आते हैं और इनके ऊपर, दोनों के ऊपर, दोनों पक्षों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक आरोप और है कि कथावाचकों की वाहन, उनके कार की हवा सब पहियों की निकाल दी जिससे कि वो भाग न सके। अब इतना ताना बाना जब अंजू जी बुना गया तो जाहिर है कि एक एक कटुता, एक वैमनस्य समाज में आया। हमारे राजनेता को ये बड़ा सूट करता है कि हम ईडीए, पीडीए, डीडीए, एमडीए सब बना लें, उससे इनकी जातीयता का जो ताबीज है, कुछ चूरन है जातीयता का, कुछ देर तक शायद उसकी बिक्री हो जाए। उन्हें यह नहीं मालूम है कि कथा कोई भी कर सकता है। हमारे पुलिस विभाग में अक्सर कथाएं होती हैं और हम लोग पुलिस लाइन में कथा करवाते थे और ये नहीं देखते थे। पुलिस विभाग में जो भी शास्त्र जानने वाले अधिकारी कर्मचारी होते थे, किसी भी बिरादरी को दिखाई ये पड़ता था कि अधिकांश बैकवर्ड बिरादरी के यादवी होते थे। उनको अपना वैसी बता करके पूरे नाम के साथ बिना कुछ छुपाए कि मान लीजिए जैसे श्री धर्मेंद्र जी यादव हैं, वो उप निरीक्षक हैं, लेकिन आज कथा करेंगे, आज संकीर्तन मंडली का ये अध्यक्षता करेंगे, तो वो लोग जो उसमें निपुण होते थे, बहुत अच्छा कीर्तन करते थे, बहुत अच्छा मतलब कथावाचन होता था। इस बात का कभी ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि जहां तक मुझे याद आ रहा है कथाएं 50 कराई होंगी, लेकिन उसमें 25% से ज्यादा ब्राह्मण नहीं रहे होंगे। नॉन ब्राह्मण से ज्यादा कथा कही है, क्योंकि ये था कि कौन कथा कर सकता, क्योंकि इतने संसाधन नहीं थे कि हम किसी महंगे कथावाचक को बुला सके, क्योंकि कथावाचकों के नखरे कम होते हैं। कथावाचकों को बुलाने के लिए भी आपकी जेब थोड़ी गहरी होनी चाहिए, और अगर आपकी जेब गहरी नहीं है तो आप जो आस्था चैनल पे और साधना चैनल पे जिनको आप देखते हैं अंजू जी, आपकी हैसियत नहीं कि आप उनको बुला सके, जो एक दिन का लाखों रुपए का शुल्क लेते हैं। अभी मैं हाल की मैं बताऊं, जो काशी और बनारस में घटना घटी हुई, अंतरराष्ट्रीय संत मुरारी बापू जी वहां पर गए। अब जैसा कैसे स्वांग और आडंबर और भेदभाव, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं उसके ऊपर, लेकिन मुरारी बापू की धर्मपत्नी जी का स्वर्गवास हो गया था। मुरारी बापू जी ने चूंकि कथा दे दी थी, और चूंकि वो जिस विधा में और जिस विश्वास और जिस संस्कार के हैं, उन्होंने कथा पूर्ण करने के लिए काशी पधारे महुआ से,
और बिना जिसको कहते हैं कि 13 दिन का त्रयोदश किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन की यादी, तो उसके अरे साहब अभी सूतक चल रहा है, मुरारी बापू ने आकर के बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लिए, अपवित्र कर दिया। प्रश्न ये उठता है कि वो जिस श्रेणी के संत हैं और जिस मतलब कहा जाता है कि किस वर्ण और किस में है, अगर उन्होंने अपने आप को संन्यास धर्म में माना है तो उनके ऊपर कोई विधा लागू नहीं होती है। लेकिन मुरारी बापू ने यह कहा, मैं शेयर भी करूंगा क्योंकि आपके प्रोग्राम में आने के पहले जो मैंने अध्ययन किया कि मेरे जन्म लेने का संसार में 3 अभिप्राय है। एक तो विष पीना, शांत रहना, मौन रहना, और तीसरा क्षमा मांग लेना, अकारण क्षमा मांग लेना, नित्य प्रति क्षमा मांगना, जिससे कि आत्मा निर्मल हो जाए। चाहे त्रुटि हो या ना हो ये तो दूसरी बात है, लेकिन अगर किसी को मेरे किसी कार्य से पीड़ा हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। एक वो भाव है मुरारी बापू का जो कि देवतुल्य है, और एक यहां पर है जो कि आलोचना करने जैसे तैयार बैठे हैं कि आपने आज नीले रंग की टी शर्ट क्यों पहनी है, आपने पीली क्यों नहीं पहनी है, आपने हरे रंग की टी शर्ट क्यों पहनी है, आपने ये क्यों नहीं पहना है। तो इसके ऊपर अरे साहब आपको मालूम नहीं आज तो बृहस्पतिवार है, आपको तो पीला पहनना चाहिए था। इसके ऊपर भी वहां पर ब्राह्मण समाज ने इस चीज को बिल्कुल अनुचित बताया और ये कहा कि जो हुआ वो बिल्कुल औचित्यपूर्ण था और इसकी बात को वहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए था। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे ये 2 कथावाचक हैं, इनके मामले में 4 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया था जो जिनके घर पर ये गए थे कथा सुनाने के लिए। उसके बाद बवाल की क्या वजह है सर? इनको तो बाकायदा आप नाम नहीं लेते, लेकिन मैं बताती हूँ कि अखिलेश यादव ने तो लखनऊ बुलाकर इनको 21,000 रुपए दिए, फिर समाजवादी पार्टी ने 51,000 रुपए दिए। सर इस मामले को बिना वजह तूल क्यों दिया जा रहा है? कार्रवाई तो की है, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, अब तो ये भी फंस गए क्योंकि ये फर्जी आधार कार्ड लेकर घूम रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल तो सर फर्जी आधार कार्ड का है ना। इस देश में कितने सारे लोग हैं, रोहिंग्या से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठी, जो फर्जी आधार कार्ड लेकर ही घूम रहे हैं इस देश में। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ना। आपने अपना गलत आधार कार्ड क्यों बनाया? आपके मन में इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था ना। अंजू जी आप देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये 4 नहीं पुलिस अगर 50 भी गिरफ्तार कर लेती तो भी इनको जो करना था ये कर लेते। किसी जात बिरादरी और किसी मजहब का कोई इनको मौका मिल भर जाए उसका नागरिक अभिनंदन करने से, धन से उसको लाभ देने में और उसकी प्रशंसा करने में कोई चूकेगा नहीं। अभी मुझे याद आ रहा है कोई अल्पसंख्यक का किसी का कोई मामला आया था, हाँ मुझे याद आ रहा है, जिसने पिस्तौल निकाल ली थी, याद करें आप, हरदोई का मामला था एक लड़की ने। तो वहां के इन पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं ये तो झांसी लक्ष्मीबाई की तरह ये अवतरित हुई है कि रिवॉल्वर लेके अपने बाप की आगे आ गई या पेट्रोल पंप अटेंडेंट में तान दिया। और उसको भी मैंने सुना कि कुछ धनराशि वगैरह दी गई, किसने दी मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इतना याद आ रहा कि पहली चीज तो आपने गैर कानूनी काम किया, दूसरे का हथियार लेकर के आपको ये कानूनी हक नहीं है कि आप जाकर के लेके जाए। दूसरी चीज ये है कि आत्मरक्षा में आपके पिता का लाइसेंस था वो इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से आपने किया कि वो अपनी कोई ड्यूटी कर रहा है, ये तो भला हो कि वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था, फिर भी आपने जाके लहराते हुए आपने रिवॉल्वर चमकाते हुए जाकर के धमकाने की कोशिश की। किस गलतफहमी में? रिवॉल्वर रानी आपका पूरा देश में नाम पड़ गया आपका, और उसमें से तुर्रा ये कि जाके झांसी की रानी है उसका नागरिक अभिनंदन करने की कोशिश की गई, उसका भी अलंकरण इसी प्रकार किया गया। इसलिए नहीं कि उसने बहुत सम्मानजनक कोई कार्य किया, क्योंकि जो उन्होंने कार्य किया उस लड़की ने वो बिल्कुल नाजायज, इलीगल, और उसको जाना चाहिए था जेल, नंबर 1। नंबर 2 ये तो बिल्कुल सही कि पुलिस ने अपराध पंजीकृत करके रिवॉल्वर जब्त कर लिया और उनके वालिद साहब का लाइसेंस कैंसिल करने के, क्योंकि हथियार जब आप रखते हैं या रखती हैं तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं कि नाजायज इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, आपका गर्म मिजाज नहीं होगा, आप किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं करेंगे, आप केवल स्पोर्ट के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, किसी और की हिफाजत के लिए। आपने लाइसेंस की सारी शर्तें तोड़ी, लेकिन बावजूद उसके आपको झांसी की रानी कहा, आपका अलंकरण किया। आपको मुझे जहां तक याद आ रहा है कुछ शायद धनराशि, लेकिन ये चीज चेक करने वाली बात है, लेकिन बस कारण होना चाहिए, एक जात विशेष का हो और पीडीएफ फॉर्मूले में फिट होता हो। तो पीडीएफ फॉर्मूले में ये भी फिट हो गए जिनको कि बुला करके लखनऊ में धनराशि दी, और पीडीएफ फॉर्मूले में ये लड़की भी हो गए। ये बात दूसरे की डकैती डाली, नाजायज हरकत की, इलीगल काम किया, ये तो बात की बात है।
वास्तविकता यह है कि अगर पीडीए के फॉर्मूले में फिट हो रहे हैं, आप 100 गलत काम और कीजिए, फिर भी आकर नागरिक अभिनंदन लड़कर होगा और पीडीए का चूरन की दुकान वहां लग जाएगी। या तो दो बातें हैं, या तो पीडीए के चूरन की दुकान या मोहब्बत की चूरन की दुकान, लेकिन दुकान लगेगी जरूर, लगेगी जरूर। यह नहीं मालूम कि ऐसी दुकानों का दिवाला खुलने से पहले ही दिवाला निकल जाता है, क्योंकि जिसके आधारशिला में ही धोखा, फरेब, जालसाजी, जनता को धोखा देना है, अंजू जी ये दुकान कितने दिन चलेगी? आपने जो पीडीए का फॉर्मूला बनाया है अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए है। और अगर इसी की बात आ जाए, अब मैं भी आपसे जरा खुल के बड़ा बात कर लूं अंजू जी, आप अगर वाकई गंभीर होते ईडीए पीडीए एलडीए के, तो आप अपने परिवार के अलावा अपनी नाक के आगे कुछ सोचते। वास्तविकता यह है कि अपने परिवार और नाक के आगे न मोहब्बत की दुकान आगे गई है और न ये पीडीए की दुकान आगे गई है। ये जितनी दुकानें हैं ये संकीर्णता की पराकाष्ठा है, मायोपिक विजन की पराकाष्ठा है। इनको दूरदृष्टि, स्टेट्समैनशिप इनको दूर दूर तक इनको छू के नहीं गई है। अब आपने बात किया कि इनको पैसे दिए गए और आपने कहा 4 गिरफ्तार कर लिए, तो ही आंदोलन का औचित्य क्या था? जब आंदोलन करना हमने निर्णय ले ही लिया है, हमने आंदोलन करने की पीडीए के चूरन गली गली पहुंचाने का फैसला ले ही लिया है, तो आप 4 गिरफ्तारी करें, 40 करें, आंदोलन तो हम करके दिखाएंगे। पुलिस के ऊपर हम आक्रमण करेंगे, पुलिस की गाड़ियां हम तोड़ेंगे, पुलिस बल के ऊपर आक्रमण करेंगे। लेकिन एसएसपी इटावा ने बहुत जब्त से काम लिया। मैं फिर भी उसे कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें, उसमें प्रमाद न करें, क्योंकि ये अगर आपने जैसे सिगरेट का बट दबा के बुझाया नहीं जाता है, तो वो छोटी सी चिंगारी एक भयावह रूप ले सकती है। तो इससे पहले कि वो भयावह रूप ले, आप उसको मटिया मेट कर दें। जिन लोगों ने यहाँ ये सेना और ये रेजिमेंट बनाया है, रेजिमेंट केवल फौज का होता है, मनमाने तरीके से घर घर रेजिमेंट न बनाए। और इतना रेजिमेंट बनाने का शौक है तो फौज में जाके भर्ती हुई है, रेजिमेंट बना करके गांव में जाकर के और निरीह ग्रामवासियों के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश न करें। कोई शिकायत हो तो पुलिस से कहिए। मैं दोनों पार्टी से कहूंगा, किसी को कोई शिकायत हो तो सोने की चेन खींचना, मूत्र का छिड़काव करना, पैसे छीन लेना, इसका कोई औचित्य नहीं सभ्य समाज में। और इसी तरह से किसी के घर पे चढ़ जाना, इसका भी कोई औचित्य नहीं है। फर्जी आधार कार्ड बना लेना, इसका भी कोई औचित्य नहीं है। रेणु तिवारी के साथ अगर अभद्र व्यवहार हुआ है, वो भी शर्मनाक घटना है। तो मेरा फिर दोबारा एक परामर्श ये होगा जी एसएसपी इटावा से कि इन 4-5 केसेस को सर्वोच्च प्राथमिकता के ऊपर, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल हो, एक एसआईटी का गठन करके 72 घंटे में, जिसमें 24 घंटे बीत चुके हैं, इसकी विवेचना पूरी कर लें, सारे एविडेंस और साक्ष्य इकट्ठा कर लें और सुनिश्चित करें कि जो आरोप पत्र रहे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके इसका निस्तारण जल्द से जल्द कराएं। और जिन लोगों ने समाज को विषाक्त करने की कोशिश की है, वहां पर रासुका के अंतर्गत उपधारा 1 लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर विशिएट करने वाली, उसमें इनको करें निरुद्ध। इन सबको निरुद्ध करें, जिससे कि एक संदेश जाए न केवल बकेवर में, इटावा में, उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में, कि ये जो ईडीए पीडीए के नाम पर सस्ती लोकप्रियता लूटने के चक्कर में जो गली मोहल्ले के फुटपाथिया नेता हैं, उनके मंसूबों पर फेर दे पानी। ये चलने वाला अब नहीं है अंजू जी। सर, मजेदार तो ये कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है समाजवादी पार्टी के नेता ने, उसमें तो यहाँ तक कह दिया गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को इस घटना के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उन तक भी तो खबर पहुंच जाएगी कि ये सब हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आप सोचिए किस तरह से ये लोग राजनीति करते हैं किसी मुद्दे पर। अभी तो सर इस बात की भी मिर्ची लगेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है ना कि जो ताजिए हैं मुहर्रम के दौरान, उनकी कितनी हाइट होनी चाहिए, वो ज्यादा ऊंचे ना हो। साथ ही साथ उन्होंने ये फिर से कहा है कि कांवड़ के रास्ते में कहीं पर मांस ना बेचा जाए और दुकानों के ऊपर फिर से नाम की प्लेट लगाई जाए, स्टाफ किस जाति का, ये सब कुछ लिखा जाए। उन्होंने फिर से ये बातें कही है, तो इन सबको लेकर भी तो राजनीति होगी, क्योंकि बिहार में भी सर चुनाव आने वाले हैं, तो और अगले 2027 में यूपी में भी आने हैं, तो यही तो मुद्दे बनेंगे पीडीए के लिए। देखिए, खिसियौनी बिलैया खंभा नोचे। अब तक तो जो है, जो कहा थे युवा थे, मिडिल एज के हो गए, मिडिल एज से होकर के कि अब बुढ़ापा दस्तक दे रहा है, तो आखिर बेकरारी बेताबी तो सब में छाई जा रही है ना। तो अंजू जी कुछ ना कुछ तो करेंगे। बेकरारी अगर है तो कोई ना कोई मुद्दा, नोच खसोट, लूट खसोट, और मुद्दा है क्या, और मुद्दा क्या मिल जाएगा। और जो बात योगी जी कह रहे हैं, हर थाने में देश के त्योहार रजिस्टर होता है, फेस्टिवल रजिस्टर, उसमें यह हर चीज स्पष्ट की जाती, जितनी बातें आपने कही हैं। ताजिए की ऊंचाई क्या होती है, मार्ग क्या होगा, मार्ग के साथ साथ कहां कहां अवरोध होता है, कहां कहां पर ताजियों में विगत
50 वर्षों में कहीं कोई समस्या आई हो, वहां पर पुलिस बल नियुक्त किया जाता है। ये कोई ऐसी क्रांतिकारी बात नहीं है जो कि मतलब कोई भी एक अच्छा पुलिस अफसर न जानता हो, लेकिन उनको दोबारा याद दिला देना, उनको एक तरीके से सतर्क और सचेत करना, उनको ये बता देना कि इसमें कोई प्रमाद अब अस्वीकार्य होगा, पूरी कार्रवाई करें जिससे कि शांति भंग न हो, और सबके ऊपर नेम प्लेट लगा ले। आपने देखा होगा लल्लू बैंड, गुल्ली पान वाला, पप्पू पान वाला, तो मालूम ही नहीं पड़ता है, लेकिन जो लोग परहेज करते हैं उनको जानने का हक है। जब हम पैसा दे रहे हैं चाय का, पान का, छोले भटूरे का, तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम किसके यहाँ खा रहे हैं। मैं जात बिरादरी में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं सब जगह खाता हूं और मेरे घर में सब लोग आकर के जलपान करते हैं, लेकिन जो नहीं इस बात का विश्वास करते, कुछ परहेज रखते हैं, कुछ दूरी बनाते हैं, उनको भी ये अधिकार है। हमारे संविधान में इस बात का अधिकार है कि हम जाने कि हम कहाँ खा रहे हैं। तो ये अगर योगी जी ने कहा है तो बिल्कुल ठीक बात कही है, और इसका पालन और निर्देशों का पालन निष्ठापूर्वक अंजू जी होना ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, उस हिसाब से इटावा पुलिस को भी इस मामले को सुलझाना चाहिए, और खासतौर पे उन लोगों पर भी लगाम कसनी चाहिए सर, जो फर्जी आधार कार्ड लेकर, भेष बदलकर कथाएं सुनाने के लिए जाते हैं। उनको अपने नाम से परहेज क्यों होना चाहिए, उनको अपने नाम के साथ जाना चाहिए। और दूसरा, जो रेजिमेंट बना बनाकर उस गांव में जाकर चढ़ाई कर रहे हैं जिस गांव में ये कथा सुनाने के लिए गए थे, वो सब भी सही नहीं है, उन सब पर ही लगाम लगनी चाहिए। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद अंजू जी, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार।